नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लाल चौक में ग्रेनेड धमाका, 1 हलाक 24 अफराद जख्मी। अमीर कदर इलाके का किया गया मुहासरा। बीजेपी और शिवसेना के बीच मामला खत्म होने के आसार, बीजेपी के साथ ही बनेगी सरकार। जराये के हवाले से खबर, बीजेपी के मंगल को होगी मीटिंग। दिल्ली में फजाई आलूदगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की सरजनिश की। अदालत ने कहा कि इस मामले में रियासतों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आईपीएस मुकेश गुप्ता की फोन टैपिंग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हुकूमत की सरजनिश की। मुल्क में क्या हो रहा है, राजदारी नहीं रही, जस्टिस अरुण मिश्रा का तबसरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में जबरदस्त ग्रेनेड धमाका हुआ है। अमीर कदर इलाके में हुए इस धमाके में 1 शख्स हलाक, 24 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पूरे इलाके को फोर्सेज ने मुहासरे में ले लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। Minutes back, there was a grenade here in Hari Singh High Street. As per the report pouring from hospital, so far 11 injured have reported so far. 2 of them seems to be a bit critical. So we are watching situation and investigating. हम इस टाइम लाल चौक के हरी सिंह हाई स्ट्रीट एरिया में है, जहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक ग्रेनेड धमाका हुआ है। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कई जो आम शहरी है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि 11 के करीब जो सिविलियंस हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये हरी सिंह हाई स्ट्रीट जो है लाल चौक का बिजी एरिया माना जाता है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ हमेशा से रहती है। और आज के दिन के हवाले से भी अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पर काफ़ी सारे छापड़ी फरोश इस टाइम थे जो सब्जियां वगैरह बेचते हैं, जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। दूसरा यहाँ पे आपको ये बता दें कि ये ग्रेनेड हमला जो है ये इसी जगह पे दूसरा ग्रेनेड हमला है अभी तक। और इससे पहले जो पिछला जो ग्रेनेड हमला हुआ था वो काकसराई एरिया में हुआ था, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जो अहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए थे। ताहम इस आज के ग्रेनेड हमले में बताया जाता है कि सिर्फ सिविलियंस जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरी नगर। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर, जहां हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। परवेज, जानना चाहेंगे कि लाल चौक पे ग्रेनेड धमाके की खबर आ रही है, 1 शख्स की मौत की भी खबर आ रही है। ताज़ा अपडेट इस वक्त क्या है आपके पास? जी आज़म, अगर हम इस ताज़ा अपडेट के हवाले से बात करें तो जो अभी हमारे पास अपडेट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि दूसरे सिविलियंस जो है उसकी भी डेथ हो गई है। ताहम अभी इस बात की पूरी तरह से ऑफिशियली तस्दीक नहीं हो पाई है। ताहम जो हमारे ज़राए हैं उनके हवाले से दूसरे सिविलियन की भी डेथ हो गई, और कुल मिला के बताया जा रहा है कि 15 से ज़ायद जो लोग हैं इसमें ज़ख्मी है। हालाँकि तस्दीक अभी सिर्फ 11 लोगों की हुई है, लेकिन जो हॉस्पिटल ज़राए हैं उनके हवाले से 15 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी है। यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ग्रेनेड हमला जो हुआ है ये दूसरा है पिछले 1 हफ्ते के दौरान यहाँ पे दूसरा ग्रेनेड हमला है। ये इससे पहले जो ग्रेनेड हमला हुआ था वो काकसराय में ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें मुतादिद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए थे। यहाँ इस स्पॉट की अगर हम बात करें, ये काफ़ी बिजी स्पॉट रहता है। यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पे खरीदो फरोख्त काफ़ी, लाल चौक का सबसे बिजी एरिया माना जाता है ये हरी सिंह हाई स्ट्रीट का एरिया, और जो गनी खान इसके साथ जो मिलता है तो काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है यहाँ पे। इस टाइम भी ग्रेनेड के धमाके के टाइम भी काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, और इसी वजह से है कि इतने सारे लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। जो मारा गया है अभी तक उसमें बता रहे हैं कि नॉन लोकल है यहाँ पे, और वो खिलौने बेच रहा था वहाँ पे, और उसके हवाले से खबर आ रही है कि वो मारा गया है। जी आज़म, बिल्कुल परवेज, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब से 144 वहाँ पर नाफिज है, देखा जा रहा है कि सुबह के औकात में कोई दुकानें तो खुलती है लेकिन उसके बाद बंद कर दी जाती हैं। जिस वक्त ये धमाका किया गया, ग्रेनेड धमाका किया गया, तो क्या वहाँ पर बाजार खुले हुए थे, दुकानें खुली हुई थी, और जो इतने एक साथ लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, क्या कोई ख़ास वजह थी, कोई मौका था जो वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे थे?
जी आज़म, अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम जो दुकानें हैं वो तकरीबन बंद हो चुकी थी। ताहम ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये इस एरिया में काफ़ी सारे छाबड़ी फरोश जो हैं वो अपना सामान बेचते हैं। काफ़ी सारे सब्ज़ी वाले होते हैं। एक मेन मार्केट, एक श्रीनगर का हब माना जाता है ये मार्केट। और यहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे सुबह के औकात में भी भीड़ रहती है और दिन में भी काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया है वो वहाँ से लोग ख़रीदते हैं, जिसमें सब्जियां फल वगैरह हैं, वो उन सब का ज़्यादा कारोबार वहाँ पे होता है। तो इस वजह से वहाँ पे दिन भर भीड़ रहती है। हालांकि दुकानें जो हैं, दुकानें तकरीबन जो हैं उस टाइम बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों की काफ़ी भीड़ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे दिन में संडे मार्केट भी लगता है, तो संडे मार्केट में भी दिन के औकात में भी काफ़ी रश लगा रहता है। तो इसी तरह का कुछ मंजर वहाँ पर भी था। वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जमा थे, जिसकी वजह से इतनी सारी जो है वो इतने सारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं वहाँ पे। और बताया जा रहा है कि 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। बिल्कुल, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या इंतज़ामिया या पुलिस या सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कुछ इस तरह की बात की गई है कि निशानदही की गई है कि किसने ये धमाका किया, किसने फेंका होगा वहाँ पर? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है परवेज़? देखिए आज़म, आमतौर पे हमने देखा है ऐसे जो धमाके होते हैं, इसके बाद जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते हैं और इसको ऐसे ही मशकूक हालत में जो बताया जाता है। ताहम जो पुलिस ज़राए हमारे हैं उनके हवाले से ये साफ़ कहना है कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ही काम है। और पुलिस का कहना है कि जैश और हिज़्बुल मुजाहिदीन की ये मुश्तरका एक कार्रवाई हो सकती है शहर श्रीनगर में लोगों को हरासा करने के लिए। जो एक मॉड्यूल उनका है यहाँ पे, एक्टिव मॉड्यूल है अपर ग्राउंड वर्कर्स का, तो पुलिस का कहना है कि वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी होगी। वजह ये भी हो सकती है कि जो दिन ब दिन जो एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं लोगों की, जो मार्केट्स में या बाकी सारी जगहों पे जो लोगों की चहल पहल में इजाफा होता जा रहा है, तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद उसको कम करने के लिए ये एक कार्रवाई हो सकती है। जी आज़म। चलिए परवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नज़र आपको बता दें कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ग्रेनेड धमाका हुआ है, जिसमें से 1 दर्जन अफराद के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है, जबकि 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। एक की तो तस्दीक हो गई, लेकिन दूसरे की मौत की भी तस्दीक नहीं हो पाई। अमीरा कदर इलाके में ये धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन 24 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पूरे इलाके को फोर्सेज ने अपने कब्ज़े में ले लिया। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तफ्तीश इस वक्त जारी है। दरबार मूव के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुंसलिक दीगर दफातर आज सरमाई राजधानी जम्मू में अपना कामकाज शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाके का दर्जा मिलने के बाद आज सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुंसलिक दफातर के जम्मू में खुलने पर एक अलग ही माहौल दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद मुर्मू का जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू को सिविल सेक्रेटरीट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर आला पुलिस और सिविल हुक्काम भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सिविल सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ दफातर का मुआयना किया और मुलाजमीन से बातचीत भी की। जम्मू से हमारे नुमाइंदा कोमल सिंह ने मजीद जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में बदलने के बाद आज पहला दिन है जब जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट खुल चुका है। एलजी मुर्मू के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद संपूर्ण तरीके से आज से ही जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में सरकारी कामकाज शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि यहां पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब जम्मू कश्मीर अवाम के जितने भी काम अगर रह गए थे, जो नहीं होते थे, वो जल्द से होंगे। विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, ये अवाम उम्मीद कर रही है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर चूंकि एक पहले एक अलग स्टेट मानी जाती थी, अब वो स्टेट ना रह के यूनियन टेरिटरी में बदल गया। इस बात की लोगों को बेहद खुशी है। और आज से चूंकि राजधानी शीतकालीन राजधानी का कामकाज अब से लेकर 6 महीने तक जम्मू में होगा, लोगों को बहुत उम्मीद भी है कि उनके कामकाज पूरे होंगे। और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर सचिवालय में सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में 2 घंटे के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा और जनता की बातें, जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपोजिशन की मीटिंग, गुलाम नबी आज़ाद, रणदीप सुरजेवाला, राजीव शुक्ला और दीगर लीडरान पहुंचे। आरजेडी के मनोज झा, सीपीआई के डी राजा और डीएमके के टीआर बालू भी मीटिंग में मौजूद। आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है।
दिल्ली से, जहां पर अपोजिशन की इस वक्त मीटिंग जारी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग जारी है। गुलाम नबी आज़ाद, रणदीप सुरजेवाला और राजू शुक्ला और दीगर लीडर वहां पर पहुंच चुके हैं। आरजेडी के मनोज झा भी मौजूद हैं। सीपीआई के डी राजा और डीएमके के टीआर बालू भी मीटिंग में मौजूद है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपोजिशन जमातें इस वक्त मीटिंग कर रही हैं। गुलाम नबी आज़ाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला और राजू शुक्ला और दीगर लीडर वहां पर मौजूद हैं। आरजेडी के मनोज झा, सीपीआई के डी राजा और डीएमके के टीआर बालू भी मीटिंग में मौजूद हैं। बात करेंगे फजाई आलूदगी की। एपीसीए के रिपोर्ट पर समाअत करते हुए अदालत ने दिल्ली की सूरत-ए-हाल को तशवीशनाक करार दिया। अदालत ने कहा कि हर साल इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना दिल्ली को है। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब बीमार हो रहे हैं। आखिर किसान पराली क्यों जलाते हैं? अदालत ने दरियाफ्त किया कि जुर्माना भी तय किया गया है, इसके बावजूद किसान पराली जलाते हैं। अदालत ने कहा कि इसके जिम्मेदार रियासती हुकूमतें हैं। लोगों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। पराली जलाने के अमल को रोकना होगा। अदालत ने कहा कि हमें यह जानना है कि हरियाणा और पंजाब में कौन लोग पराली जला रहे हैं। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें कदम उठाने होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि रियासतों को इंतखाबात से मतलब है, अवाम के वफला बका से कोई मतलब नहीं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदे सुशील इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। सुशील, अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है पराली को लेकर, क्या कहा है अदालत ने? जी देखिए, आज हम साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कही कि तमाम राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा फैल गया है कि लोग मर रहे हैं और राज्य सरकारें इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई। उन्होंने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद भी दोनों राज्य सरकारें पराली जलाने को नहीं रोक पाई और इसीलिए प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है हलफनामा दाखिल करके कि पराली जलाने में कमी आई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर तमाम राज्य सरकारें ऐसा कदम उठा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं तो प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तमाम राज्य सरकारें राजनीति करने में व्यस्त हैं और किसी को प्रदूषण और हमारे भविष्य की चिंता नहीं है। हमारे कागजों पर हमें दिख रहा है कि हम प्रदूषण को रोक रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी है कि लुटियन जोन में जो कमरे बने हैं वहां पर एयर इंडेक्स क्वालिटी यानी कि AQI का इंडेक्स 500 से पार हो रहा है। और आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लुटियन जोन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसलिए किया है क्योंकि लुटियन जोन सबसे स्वच्छ और महत्वपूर्ण इलाकों में आता है जहां पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं, सबसे ज्यादा सफाई की जाती है, सबसे ज्यादा देखरेख किया जाता है। तो उनकी जो टिप्पणी थी वो लुटियन जोन में बैठे उन तमाम नेताओं पर भी थी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि तमाम राज्य सरकारें, क्योंकि लुटियन जोन में ही तमाम जो बड़े नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं उनके कमरे होते हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम राज्य सरकारों को साथ में बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से सुलझना होगा, नहीं तो हमारा बचपन, हमारा भविष्य आने वाले दिनों में खो जाएगा और ये हम खुद कर रहे हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि हर साल इसी स्थिति में हम होते हैं, हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। प्रदूषण हमें रुकता हुआ दिखता है, वो कागजों में दिखता है, जमीनी हकीकत पर क्या है? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि प्रदूषण का अगर स्तर बढ़ रहा है और इसमें लापरवाही हुई है तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम सब पर शिकंजा कसेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। यानी सुशील एक चीज और जानना चाहेंगे इस पर, बिल्कुल सुशील जानना चाहेंगे पराली जलाने पर बाकायदा इससे पहले कोर्ट ने जुर्माना भी तय किया था कि अगर पराली जलाई गई तो जुर्माना भी तय किया जाएगा, लेकिन हमने देखा
लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं अपने चैनल पर कि पराली जला रहे हैं किसान और एकजुट होकर जला रहे हैं। अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन करता है तो पूरे किसान एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में जो रियासती सरकार है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो क्या कंट्रोल कर पाएगी या मना पाएगी इन किसानों को? जी देखिए, साफ तौर से ये एक बड़ा चुनौती भरा समय है राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। किसानों के पास संसाधन नहीं है कि पराली को रखे कहां। किसान बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार हमें कोई उचित संसाधन मुहैया नहीं करा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा पराली जलाया जाता है और उसी पराली की वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली एनसीआर के आसपास के शहरों में बढ़ता होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करती, जुर्माना लगाती, तो कहीं ना कहीं पराली जलाने में कमी आती। लेकिन सरकार की स्थिति ऐसी है कि पराली जलाई जाती है, किसान जलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार कोई भी न संसाधन मुहैया करा पा रही है और न ही रोकथाम के लिए कोई उचित कदम उठा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर कोई भी किसान पराली जलाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाना है और उस पर एफआईआर भी दर्ज किया जाता है। लेकिन किसान का कहना यही है कि उनके पास कोई संसाधन मौजूद नहीं है, और अगर संसाधन मौजूद नहीं है तो जीने के लिए वो पराली को कहां रखें। अब ये सवाल सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सरकार को इस मामले में जानकारी है कि प्रदूषण का स्तर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के समय ज्यादा बढ़ता है तो उनको तैयारियां पहले से करनी चाहिए थी। और ये पहले साल और ये इस साल का नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब कई सालों से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, सरकार हरकत में आती है, लेकिन ये एक बड़ा मामला है जिस पर सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। और एक दूसरे पर आरोप ना लगा के अगर सरकार सुचारू दिशा में काम करे, तमाम किसानों के साथ बैठकर इस पराली के समाधान को निकालने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम अपने भविष्य को, अपने बचपन को बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में ऑड इवेंट का निफाज हो चुका है, जो कि 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। ऑड नंबर की तारीख 5, 7, 9, 11, 13 और 15 को जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट के आखिरी डिजिट ऑड यानी 1, 3, 5, 7 और 9 होंगी, उन्हीं को ऑड तारीख में सड़कों पर चलने की इजाज़त होगी। इसी तरह इवेंट नंबर की तारीख में इवेंट नंबर प्लेट की गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाज़त होगी। इसके खिलाफ वर्जी की सूरत में 4000 का जुर्माना आयद किया जा रहा है। सिर्फ इतवार का दिन इस ज़ाब्तों से मुस्तस्ना रहेगा। दोपहिया गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर ऑड इवेंट का निफाज नहीं होगा। इन गाड़ियों को छूट है जिससे सिर्फ ख्वातीन या स्कूल यूनिफॉर्म में कोई बच्चा मौजूद हो। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में आज ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद यात्रियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हज़ारों लोग रोज़ाना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आवाजाही करते हैं, मगर आज ऑड इवन लागू होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। प्राइस काफ़ी हाइक हो गए हैं, ऑड इवन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग जैसे छठ मना के बाहर से आए हैं तो प्रॉब्लम तो हो रही है। प्राइस आप कैब का देख लो, टैक्सी का देख लो, सबके प्राइस हाई हो चुके हैं। प्लस दूसरी बात हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स का है, तो दोनों प्रॉब्लम हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मगर ये ऑड इवन कहीं ना कहीं एक सेफ्टी के रूप में यूज़ किया जा रहा है दिल्ली वालों की तरफ से, मगर कहीं ना कहीं जो यात्री निकल के बाहर आ रहे हैं दिल्ली में, उन्हें समस्या देखने को मिल रही है। प्राइस यहाँ पे लोगों की जो मांग है वो बढ़ गई है। 200 की जगह लोग 300 मांग रहे हैं, 400 चार्ज कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कोई भी कुछ भी मांग रहा है, तो 800, 1000, जैसे कहीं जाना हो, पहले प्राइस 700 होता था, तब 1000 रुपये मांग रहे हैं, 1200 मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ऑड इवन की वजह से हम ले रहे हैं प्राइस आपका। तो कुछ जगह पे ठीक भी है कि पॉल्यूशन अगर हमारा कंट्रोल हो जाता है तो वो भी बेटर है, बट कहीं ना कहीं यात्रियों की सुविधा के लिए भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, यात्रियों की सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यात्री दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि दिल्ली में क्या चल रहा है, मगर दिल्ली में आज ऑड इवन फार्मूला लागू हो गया है। मैम, क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? प्राइस हाइक हो रहे हैं, आज ऑड इवन चल रहा है दिल्ली में। बस अभी तो उतर ही रहे हैं, जस्ट दिल्ली आ ही रही हूँ, नहीं किया है, बट हाँ ऑफिस वगैरह जाने में प्रॉब्लम तो होगी। जो अपने पास गाड़ी है वो आज चलेगी, कल नहीं चलेगी, हैव टू फेस प्रॉब्लम। बट ठीक है, ये पॉल्यूशन लेवल से जितनी प्रॉब्लम हो रही है पॉसिबली उससे कुछ कम हो जाए। बिल्कुल, तो कई लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं अपना, क्योंकि रोजाना दिल्ली में आप हम देख रहे हैं कि
बढ़ता प्रदूषण का जो स्तर है कहीं ना कहीं समस्या लोगों को कहीं ना कहीं हो रही है। बात करना चाहेंगे कि मैडम क्या किराए में लोगों की मांग ज़्यादा बढ़ रही है। आज दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है, लोग मन मर्जी से किराया मांग रहे हैं, कुछ भी 200 की जगह 400 500 डबल चार्ज कर रहे हैं। भैया ये तो हर जगह ही होता है, अपनी मर्जी से ही मांगते हैं, लेकिन बाद में इनका ये 10 देना 20 देना उसी हिसाब से करते हैं बाद में, लेकिन है तो इनका अपनी मर्जी का ही। बिल्कुल। तो जो ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में चल रहा है उसको सपोर्ट करती हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। लोग हैं जो ऑड इवन को एक अच्छा कदम बता रहे हैं, मगर रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों पर ये टैक्सी और कैब वालों की मन मर्जी के हिसाब से किराया मांगना कहीं ना कहीं यात्रियों को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। मुल्क का आधा हिस्सा फ़ज़ाई आलूदगी से परेशान है। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में फ़ज़ाई आलूदगी का असर न इंसान पर बल्कि दरख्तों पर भी हो रहा है। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। देश के आधे शहरों की हवा इस कदर प्रदूषित हो गई है कि यहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो गया है। अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर की भी कुछ ऐसी ही दशा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग या मुंह पर रुमाल बांधकर निकल रहे हैं। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि यहाँ पर ऊंची इमारतें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि चारों ओर धुआं ही धुआं है, और ये धुआं प्रदूषण बनकर लोगों की सांसों से फेफड़ों को इतना नुकसान पहुँचा रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर की बात की जाए तो मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कानपुर का AQI लेवल बढ़ा हुआ है जो 421 दर्शा रहा है, लेकिन कई जगहों पर ये लेवल 400 के बहुत ऊपर है और 500 के ऊपर भी है। जो जहर हवा में घुल रहा है वो इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने आज ऑड इवन की खिलाफ वर्जी की, जिसके पादाश में दिल्ली पुलिस के जरिए इनका चालान काटा गया। दरअसल विजय गोयल ऑड इवन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। विजय गोयल का कहना है कि दिल्ली में फजाई आलूदगी की वजह से केजरीवाल की कोताही है। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने तफसीलात फराहम की। दिल्ली में आज ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है, तो वही भाजपा नेता विजय गोयल इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके गाड़ी का नंबर ऑड है। आज 4 तारीख है, बिल्कुल इवन गाड़ी चलनी चाहिए, मगर आज ये विरोध कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ऑड इवन एक नाटक है। केजरीवाल सरकार ऑड इवन पर राजनीति कर रही है। ये बात करना चाहेंगे कि विजय गोयल खुद क्या कहते हैं। जो भी जुर्माना होगा मैं उसको पे करूंगा, क्योंकि मेरा जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ है कि उन्होंने 5 साल तक प्रदूषण पे कुछ काम नहीं किया। वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, जिम्मेदार वो खुद हैं। उनको 66 MLA दिए थे हमने 5 साल काम करने के लिए, इसलिए नहीं दिए थे कि वो प्रदूषण पे कुछ काम नहीं करें। अगर पराली के कारण है तो काहे को 4 दिन का ऑड इवन का नाटक कर रहे हैं। पिछली बार भी ऑड इवन जो हुआ उसकी रिपोर्ट कहती है कोई उससे फायदा नहीं हुआ था। ये पर्यावरण संस्थाएं ये मुझे कह रहे हैं उन्होंने मुझे कोर्ट में पे करना है। मैं इस बात से खुश हूं कि मेरा मैसेज जा रहा है पूरी दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल ने जब दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया उसके बाद उसको ऑड इवन की याद आई है जाके। गांधी जी ने नमक बनाया था, बुरा एग्जाम्पल था। केजरीवाल खंबे पे चढ़ गया था, बुरा एग्जाम्पल था। प्रोटेस्ट करना इस देश में डेमोक्रेसी में बुरा एग्जाम्पल है। चालान भरना कोई बुरा एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल ऑड इवन चुनावी स्टंट के खिलाफ क्या वो करें तो ठीक है। वो जब सोफे पे लेटे थे वो ड्रामा नहीं था। वो जब गणतंत्र दिवस पर जाके रेल भवन के सामने लेट गए थे वो ड्रामा नहीं था। जब उन्होंने नेताओं को गालियां देके माफी मांगी थी वो ड्रामा नहीं था। जब बच्चों की कसम खाई थी वो ड्रामा नहीं था। जब कार नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, सब ले लिया, वो ड्रामा नहीं था। और मैं अगर लोगों के कॉज के लिए निकल रहा हूं उसको ड्रामा कह रहे हैं। वादी कश्मीर में मौसम सरमा शुरू होते ही लोग सर्दियों से बचने की तैयारियों में लग जाते हैं। लोग बालन जमा करते हैं, दरख्तों की शाख तराशी जाती है, लकड़ी और बोसीदा दरख्तों की टहनियों को जलाकर कोयला तैयार करने का काम किया जाता है। जंगलात से भी लोग टूटी फूटी गिरी हुई लकड़ियों को जमा करके घर लाते हैं। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
वादी कश्मीर में सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोग इन दिनों सर्दियों से बचने के लिए मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ हैं। बालन जमा करना हो या कोयला तैयार करना या फिर दरख्तों की शाख तराशी, लोग हर समत मसरूफ नजर आते हैं। जंगलों को नुकसान पहुंचाए बगैर टूटी फूटी लकड़ी और बोसीदा दरख्तों की टहनियों को भी लोग जमा करते हैं। सर्दियों के शुरू होते ही ग़िज़ाई अजनास और दीगर अशाई ज़रूरिया का वाफिर स्टॉक भी किया जाता है। सर्दियों में खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी का भी खूब इस्तेमाल होता है। जमाने की तेज रफ्तारी और गर्मी के नए आलात के बावजूद फेरन और कांति के बगैर आज भी कश्मीर में मौसम सरमा का तस्वुर नामुमकिन सा है। कांगड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कोयले को पहले ही तैयार और स्टॉक किया जाता है। कुछ लोग कोयला बनाने और फरोख्त करने का कारोबार भी करते हैं। चूल्हा जलाने के लिए बालन जमा किया जाता है। इससे न सिर्फ खाना पकाया जाता है बल्कि इससे हासिल शुदा अंगारों को कांगड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। सितंबर पे सुबह शाम ज्यादा तूर करान, अक्टूबर पे ज्यादा पान करान। पता कुल क्या वन ये फ्रास पता थलन वन चाहे गुजर आशर आसान पे अनान तम थलन वल तो तम थलान कुल मुश्किलात क्या वंद आसान बोड़ तकरीबन मार्चस तान आसान पेवान अमुक तलाश अजक पे कर। सितंबर पे तूर वथान कुल थलान फ्रास थलान करान चिन हज तैयारी पे करान चिन तलान तो बनान पे वातान गम पत गम करान गम पत गम घर पत घर कनान सातन चिन बनान तम सात दुश्वार गसान अगर न मतलब हेस करो तो कम से कम मे बसान बेमार हेक इंसान गसित वहद को ज्यादा इन्फेक्शन गसित। तो ये सितंबर तो ये तम दह स्टार्ट गसान तूर पे माइनस गसान जनवरी फरवरीस मज जबरदस्त तो कुल कड़ षटान तो इन शाख तराशी करान पे अमिक लकड़ शाख तम जमा करान अकिस जाए तो तम पे करान तम जालान तो पे बाश बनावान बे मोट मोट लटर तम लगान दामरिस खतर। सर्दी का मौसम आते ही लोग दरख्तों की शाख तराशी करते हैं। भारी बर्फबारी से दरख्त या इनकी शाखें टूटने का खतरा रहता है। इस वजह से शाख तराशी लाजमी है। कई तरह के दरख्तों की शाख तराशी से हासिल शुदा शाखें और इन पर मौजूद पत्तों से भेड़ बकरियों के लिए खाने का इंतजाम भी होता है। शीन कुल नुकसान इसलिए बाठ वालान अत बाठ कर चीन बनावान तो बे बाश बनावान बाश ये तीर वाल तो अड़ वारिया तो बाश कर तीरान इस्तेमाल तो बे जालनस तो लगा दामरिस तो बे चीन बनावान तो चीन तवा पे जमा तम कांगरें खतर लगान वंदस सजा नजर। वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर सरमा में बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग खास तौर पर परेशान रहते हैं। ऐसे में रिवायती तरीके आज भी लोगों के लिए सर्दी से मुकाबला करने का अहम हथियार हैं। वादी कश्मीर में सर्दियों के दौरान सर्दी से लड़ने के लिए फेनन और कांगड़ी खास तौर पर लोगों के लिए अहम जरिया है। इन चीज़ों के बगैर कश्मीर में रहना दुश्वार गुजार है। फेरन और कांगड़ी के बगैर हर कोई यहाँ सर्दियों के दौरान जहनी तौर पर अपने आप को अधूरा तस्वुर करता